नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS और मैं राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का टॉपर्स टॉक बहुत ही खास होने जा रहा है। मेरे साथ मेरे एक बहुत ही अजीज मित्र और एक ऐसी शख्सियत है जिनके जीवन से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। बापू साहेब गायकवाड़, रैंक 561 UPSC 2025। बापू साहेब आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक बापू, शुरुआत एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से मैं करूँगा। मैं देख रहा था, मैंने BBC पे आपका इंटरव्यू देखा, मराठी चैनल्स पे आपका इंटरव्यू देखा, तो आपकी दुनिया किस तरीके से बदल गई ये रिजल्ट आने के बाद? ये रिजल्ट बहुत मैजिक क्रिएट करता है सबके लाइफ में। मुझे लगता है कि दुनिया मेरे साथ साथ मेरे माँ बाप की भी दुनिया बदल गई है और उनके मेहनत का जो रिकग्निशन है वो उनको मिल रहा है। तो बहुत सारे लोग आके तारीफ़ कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने इतने मेहनत करके और हमें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया हमेशा। हमारे ऊपर कभी वो प्रेशर नहीं डाला कि नहीं आप पढ़ाई लिखाई छोड़ो, कोई और काम करो, क्योंकि कंडीशन ऐसी थी। तो मुझे लगता है कि दुनिया ऐसी बदल गई है कि एक आइडेंटिटी मिल गई और कुछ करने का मौका भी मिलने वाला है। और बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन भी मिल रहा है कि जो लोग बहुत मुझे कॉल्स आए, बहुत सारे कॉल आए और उस कॉल्स में एक कॉमन ऐसा था कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि तुम्हारे सिलेक्शन में हमें हमारा सिलेक्शन दिख रहा है, एक उम्मीद दिख रही है कि नहीं अगर करते रहते हैं, गिव अप नहीं करते हैं तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होता है। तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव मैसेज गया सोसाइटी में और बहुत खुशियाँ हैं अभी घर में, आसपास में, सारे दोस्तों में। तो जैसे कि आप बोल रहे थे एक पॉजिटिव मैसेज गया, तो जितने लोग ये देख रहे हैं तो बापू साहेब की इस जर्नी के पीछे, इस यात्रा के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और बापू, ये स्टोरी हम चाहते हैं कि आपके थ्रू एस्पिरेंट्स के पास, मासेस के पास जाए। चाहे जिस चीज़ की आप बात करो, एक हौसला होता है, एक उम्मीद होती है कि आपने किया है तो वो भी कर सकते हैं। तो बापू, एकदम शुरू से शुरू करेंगे। तो आपका बचपन कैसा रहा था और उन बचपन की जो यादें रहती हैं, उन बचपन का जो समय रहता है, उसने आपको इस UPSC की प्रिपरेशन के लिए कैसे तैयार किया था? मेरा बचपन पूरा मेरे गांव में गया। चास नाम का मेरा गांव है, अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट, जो अभी महाराष्ट्र का एक ज़िला है। मेरा जन्म भी उसी गांव में हुआ था, मेरा पूरा एजुकेशन उसी में हुआ, आंगनवाड़ी से लेकर 10वीं तक का पूरा एजुकेशन मराठी मीडियम में मेरा हुआ। जिला परिषद के स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। स्कूल का नाम मेरे श्रीनुसिया विद्यालय है और वहाँ के सारे टीचर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे हम गांव में रहते थे। उस टाइम पे कोई खेती वेती तो हमारी है नहीं है। पापा ट्रक ड्राइवर थे मेरे और मम्मी दूसरों की खेती में काम करती थी। तो हमें बस पढ़ना था। गांव का एक वातावरण ऐसा था कि पढ़ने लिखने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट किया जाता है। तो जैसे हमारे दोस्तों के घरों में जाके हम लोग पढ़ाई करते थे। और 10th में मैंने टॉप किया था। और गांव में हमारे ऑफिसर थे, एक आते थे किसी प्रोग्राम में, तो हमें बस इतना लगता था कि इनको देख के कि ऐसा कुछ किया जाए, बट वो कैसा करते वो हमें नहीं पता था। तो ना हमारे लिए कोई गाइडेंस उस टाइम पे अवेलेबल था। बट जैसे जैसे आगे बढ़े, चीज़ों के बारे में पता करना शुरू किया। 2004 में हमें गांव छोड़ना पड़ा जब मैं 10th पास हो गया। और उस टाइम पे कंडीशन ऐसी ख़राब थी कि पापा को हार्ट अटैक एंड पैरालिसिस दोनों हुआ था। तो उनका काम छूट गया। तो काम छूट गया तो घर में कमाने वाले बस पापा ही थे, तो मम्मी के खेतों के काम से ज़्यादा चलता नहीं था। तो फिर हम लोग काम की तलाश में अहमदनगर शिफ्ट हो गए। उस टाइम पे अहमदनगर बोलते थे, अभी अहिल्यानगर नाम हो गया उसका। तो वहाँ पे एक स्लम एरिया में 2 साल हम रहे। माँ वहाँ पे बर्तन मांजने का काम करती थी, पापा घर में रहते थे क्योंकि पैरालिसिस था, हाफ से हाफ बॉडी उनकी काम नहीं करती थी। और मैं फिर केटरिंग वगैरह के काम करता था, जैसे दूसरों की शादियों में जो बच्चे जाते हैं खाना वाना परोसने के लिए, वो काम हम करते थे। मेरा छोटा भाई था, वो कभी मेडिकल स्टोर में करता था या फिर ऐसे कुछ जो काम मिले वो हम लोग करते थे। एक सर्वाइवल का स्ट्रगल था उस टाइम पे कि कैसा भी करके हमें सर्वाइव करना है 1-2 साल। 11th-12th मैंने साइंस में एडमिशन लिया था। अब जबकि ये कंडीशन ऐसी थी कि गांव के दोस्त भी पीछे रह गए थे और सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे कंडीशन ऐसा था कि पढ़ाई नहीं कर पाया मैं। तो 12th मेरा मतलब इतना अच्छा नहीं हो पाया, जस्ट पास हो गया मैं। बट एक था कि पापा जो थे मेरे, तो उन्होंने हमेशा एक बात बोली थी कि अगर लाइफ में कुछ करना है तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे नहीं तो कुछ और काम करते रहना पड़ेगा और लाइफ में फिर ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो उन्होंने हमेशा हमें बचपन से छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी कहानियाँ बताई है कि कैसे ये महामानव थे, जिन्होंने कैसे अपने लाइफ में इम्पॉसिबल चीज़ें अचीव कर की है। तो हमारे घर में उनके फ़ोटो भी लगे हैं, तो हम उनको देखते हुए बड़े हुए। हमें ऐसा लगता है कि वो प्रेरणा वहाँ से मिली। और घर वालों का, स्पेशली मेरे फादर, जिन्होंने एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस हमारे रखा। तो फिर मैंने डिप्लोमा में एडमिशन लिया। 12th के बाद मेरा एक क्लासमेट था,
उसने मुझे गाइड किया था उस टाइम पे, कि उस टाइम पे उसने देखी थी मेरी सिचुएशन क्या है, कि सर्वाइवल के लिए फाइट चल रहा है। उसने बोला था कि तू डिप्लोमा कर ले, तुझे जॉब मिल जाएगी। मेरे कान में बस वही शब्द घूम रहे थे कि जॉब मिल जाएगी। अब जो काम मैं कर रहा था उससे तो अच्छी मिलेगी। तो डिप्लोमा में मैंने एडमिशन लिया एंड डिप्लोमा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से किया मैंने वहीं से। लकीली ऐसा हुआ कि उसी टाइम पे हमारे अहमदनगर के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे उस टाइम के, शांति कुमार जी फिरोदिया। मेरे पापा उन्हीं के यहाँ पे ड्राइवर थे। तो उनको ख्याल आया कि हमारे एक ड्राइवर घर पे है, तो उन्होंने पापा को एक दिन कॉल किया और उन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट का बिजनेस स्टार्ट किया। तो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे एक फैमिली होती है जो उस पर काम करती है, पानी वानी मारने का, और उसका ईंटें आती है उस पर ध्यान रखना, वो सारी चीज़ें। तो हमें उन्होंने एक पत्रे का शेड बना के दिया वहाँ पे और बोले कि आप लोग यहाँ पे रहिए। कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि जहाँ पे वो साइट का काम चल रहा था उसी के पास हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज था। तो फिर मेरा वो आने जाने का टेंशन खत्म हो गया, पॉलिटेक्निक में मेरा एडमिशन भी हो गया। तो पापा वहाँ पे दिन में वॉचमैन का काम करते थे, रात के टाइम पे मैं और मेरा छोटा भाई करते थे, वही हम पढ़ते थे। 3 साल में ऐसे ही डिप्लोमा कंप्लीट हुआ। और उस टाइम पे यूपीएससी का सब भूल गया था मैं, मतलब जो जज्बा स्कूल के टाइम पे था वो बाद में ऐसा था कि नहीं, अब घर वालों को अच्छा लाइफ देना है। मम्मी का ये बर्तन वर्तन का काम मुझे बंद करवाना था सबसे पहले। तो फिर मैंने एलएनटी में जॉब ज्वाइन कर ली। उससे पहले मैंने बजाज ऑटो में भी 2-3 महीने काम किया, बट मेरे लाइफ में चेंज आया एलएनटी के साथ। एलएनटी में मैंने जॉब ज्वाइन की ली। मैं पहली बार मुंबई गया, इतना बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस। तो वहाँ से असली एक टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ में आया और बहुत सारी चीज़ें फिर मैंने सीखी, कॉन्फिडेंस आया, इंग्लिश बोलना सीखा वहाँ पे। और वही करते टाइम मैं अपने छोटे भाई अनिरुद्ध को पढ़ा रहा था, तो उसका ग्रेजुएशन एंड डीएड कंप्लीट हुआ। और लकीली ऐसा हुआ कि 2014 में अनिरुद्ध का केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ, वो टीचर बना। जैसे उसका सिलेक्शन हुआ उसका मुझे कॉल आया कि अब तेरी बारी, अब तू रिज़ाइन कर और पढ़ाई कंप्लीट कर अपनी। तो मैंने जॉब छोड़ा, भाई को और मेरे मम्मी पापा को कॉन्फिडेंस में लेके, मेरे दोस्तों को कॉन्फिडेंस में लेके, उस टाइम पे हमारा ग्रुप था ट्रेकिंग का, ट्रेकिंग की हॉबी लग गई थी मुझे उस टाइम पे, एलएनटी में रहता था। तो वो दोस्तों ने भी बहुत सपोर्ट किया डिसीजन को मेरे, और बोला कि नहीं, अपना सपना पूरा अगर करना है हमें तो कुछ ना कुछ तो रिस्क कहीं ना कहीं तो लेना ही पड़ेगा। बोलते हैं ना कि कहीं जाना होता है तो कहीं से निकलना भी ज़रूरी होता है। तो फिर एलएनटी का छोड़ने का डिसीजन मैंने लिया और फिर मैंने बीए और एमए ये दोनों ओपन यूनिवर्सिटी से किया। तो मुझे कॉलेज मुझे ऐसा लगा कि रादर देन डूइंग कॉलेज, एक ओपन यूनिवर्सिटी से करते करते पढ़ाई भी करेंगे, और जो सोशल एक्टिविटीज़ में मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो मैं बहुत सारे एनजीओ से भी उस टाइम पे जुड़ा था, विवे में जुड़ा हूँ। तो वो काम मैं करते करते फिर फाइनली कंप्लीट किया। दिल्ली में शिफ्ट हुआ मैं 2017 में। मेरा दोस्त आईपीएस बना वैभव, उसने मुझे गाइड किया। और फाइनली दिल्ली आने के बाद मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले जिनके बारे में बताऊंगा आपको आगे, कि वहाँ पे जीएचआरसी में मैं 1 साल रहा। फिर मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप बार्टी जो एग्ज़ाम लेते हैं वो महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र एग्ज़ाम होता है, वो मैंने पास की और उसकी स्कॉलरशिप मुझे मिली। तो उसके वजह से 2 साल जो है मेरा स्टे अच्छा रहा और मैंने एग्ज़ाम वगैरह क्लियर किया। हमदर्द स्टडी सर्कल में मैं रहने गया और वहाँ रहते रहते मैं बाकी के पार्ट टाइम काम भी करता था। वहाँ पे मैं 4-5 साल रहा, वहाँ पे पढ़ाई की, बहुत सारे दोस्त मिले मुझे वहाँ पे, उनसे गाइडेंस मिला। और धीरे धीरे मतलब इस एग्ज़ाम के ऊपर फिर कमांड आने लगी कि शुरुआत में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बट धीरे धीरे चीज़ें सही होने लगी। और फाइनली ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। लास्ट ईयर भी मैंने इंटरव्यू दिया था, बट इंटरव्यू मैं नहीं क्वालिफाई कर पाया था। ये इस बार मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। और जो सपना इतने सालों से था, जो टीम वर्क था बेसिकली मेरे और मेरे भाई का, बहुत पेशेंस रखा हमने कि ये दिन देखने के लिए। तो मुझे लगता है कि आज खुशी का मौका है और ये सारा क्रेडिट इन सारे लोगों को जाता है जिन्होंने मुझ पर भरोसा रखा और यहाँ तक पुश किया मुझे यहाँ पे लाने के लिए। तो बहुत सारे लोगों का हाथ है इसमें। ये बापू एक कहानी सुनते हुए जैसे जिसको कहते हैं ना रोंगटे तुम्हारे खड़े हो जाते हैं, तो मेरा मतलब एक्चुअल में वैसा हो चुका है। और बापू को मतलब पिछले 8-10 साल से तो मतलब बहुत क्लोजली मैंने देखा है। इसमें एक चीज़ पूछना चाहूँगा मैं, जितनी भी आपने कहानी बताई, जो भी हार्डशिप्स रही या जितनी तरीके की वैरायटी डाइवर्सिटी सिचुएशंस की आपने देखी, तो इसमें बहुत आसान होता है बहक जाना। मतलब खुद को सही रास्ते पे रखना, खुद को सही पड़ाव पे रखना बहुत मुश्किल होता है। मतलब जब मुश्किलें हैं, क्या नहीं, कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी करने लगे लाइफ में, तो आपको क्या लगता है कि वो कौन सी चीज़ थी जिसने हमेशा आपको मतलब एक सही रास्ते पे रखा? मेरे पापा को एक आदत थी लोगों को हेल्प करने की। तो जैसे वो मैंने आपको बताया वो ट्रक चलाते थे, तो हमारा घर जहाँ पे था वहाँ से मतलब कई सारे लोगों को अगर कहीं सिटी में कहीं जाना होता तो उनकी गाड़ी में बैठ के जाते थे। वो उन्होंने कभी किसी से पैसे नहीं लिए और रास्ते के पास में ही हमारा घर था।
तो आपको देखते हैं ना कि जो भूले भटके लोग होते हैं जो रास्ते से जाते हैं, मेरे पापा उनको पकड़ के लेके आते थे हमारे घर में, उनको नहलाते थे, खिलाते थे। और इस एक बात उन्होंने हमेशा बोली है मुझे कि अगर तुम अच्छा करोगे ना, तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होगा। अपनी थाली में से अगर आधी रोटी तुम किसी को दे रहे हो तो तुम्हारा पेट खाली नहीं होगा कभी। तो ये बात मुझे बचपन से मैंने मेरे पापा से मुंह से सुनी है, जबकि खुद की कंडीशन ऐसी थी फिर भी वो लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार थे। एक डिसिप्लिन था और उनका एक हमेशा फोकस रहा कि तुम लोग पढ़ाई करो, पढ़ाई से चेंज होगा। उनका एक यकीन था कि चीज़ें होगी चेंज पढ़ाई से ही, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे और मेरे भाई को उन्होंने बचपन से ही एक डिसिप्लिन में रखा था। ड्राइवर थे, गाड़ी लेके आते थे घर पे, बट हमें स्ट्रिक्ट वार्निंग थी कि गाड़ी के आसपास भी दिखेंगे तो देख लेना फिर। तो हमें गाड़ी के उन्होंने आसपास भी जाने नहीं दिया कभी। उनको लगता था कि ये गलती से इनको इसकी आदत ना लग जाए, स्टीयरिंग पे ना बैठ जाए फिर से जाके। तो मेरे खानदान में मेरे चचेरे भाई, मेरे भाई सब लोग ड्राइवर है। मैंने वो रिकॉर्ड तोड़ा कि मैं ड्राइवर नहीं बना। मैं पहला पूरे खानदान का पहला इंसान हूँ जिसने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन सब पहली बार किया, और गांव का यूपीएससी क्लियर करने वाला मैं पहला बंदा बना। तो मुझे लगता है कि एक जो पापा का जो कंसिस्टेंटली उनका फोकस पढ़ाई पे था, और स्कूल में भी जो टीचर मुझे मिले, जो दोस्त मुझे मिले, मुझे लगता है ये सब उन लोगों का देन है, मेरा कुछ नहीं है उसमें। इसमें बापू जितनी आसानी से बोल रहे हैं कि ये बाकी लोगों का कंट्रीब्यूशन है, वो कुछ नहीं है। जितना बापू को मैंने देखा है, एक चीज़ मतलब हम सब ने बात करी और वो चीज़ आपके पास आई होगी। मे बी जो आपका कैरेक्टर है, नेचर है, वो खुद ब खुद इतना अच्छा है कि आपके साथ मतलब अच्छे लोग जुड़ते चले जाते हैं। और जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, आप भी बता रहे थे, तो क्या कुछ ऐसे खास लोग हैं जिनका नाम आप लेना चाहोगे, या जिन्होंने अपनी जो क्षमता होती है, जो अपना रोल होता है, उससे बढ़ के आपको हेल्प करी? आप अगर उनके बारे में कुछ बताना चाहोगे तो? मैं इस मामले में अपने आप को इतना लकी और इतना रिच समझता हूँ कि इतने अच्छे लोग मेरे लाइफ में आए और लाइफ के हर स्टेज में आए। जब मैं गांव में था तो प्रकाश कार्ले नाम का मेरा दोस्त था जो अभी नहीं है इस दुनिया में। 10वीं की पढ़ाई मैंने उसके घर में रह के की। उसकी मम्मी हमको मतलब एकदम अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। उसके घर में रह के हम पढ़ते थे सारे दोस्त। जब मैंने गाँव छोड़ा और ये सब स्ट्रगल वाला पीरियड जब चल रहा था, मेरा एक दोस्त है प्रमोद, वो पेट्रोल पंप पे काम करता था और मुझे फ़ी भरनी थी। उसको जब पता चला कि बापू को फ़ी भरनी है, वो अपना काम छोड़ के वो 500 रुपये लेके मेरे पास आया था। उसने वो मेरी फ़ी भरी डिप्लोमा की। डिप्लोमा के फॉर्म भरना जब था मुझे, जो स्लम एरिया में मैं रहता था, वहाँ पे किरण नाम का एक लड़का था जो साइकिल के पंक्चर की दुकान चलाता था। उसने मेरा फॉर्म भरा था डिप्लोमा का, पॉलिटेक्निक का। तो ऐसे ये लोग यहाँ पे मुझे मिले। जब मैं पॉलिटेक्निक में था तो मेरे डिप्लोमा के बहुत सारे दोस्त थे। संदीप शिंदे था उस टाइम पे, प्रशांत मुनपन था, अभिजीत था, महेश गोडे, वैभव गायकवाड़, ये सारे मेरे दोस्त पॉलिटेक्निक के। इनके वजह से क्या हुआ कि जो शुरुआत में डिप्लोमा में एडमिशन लेने के टाइम है ना, हमें एप्रॉन, कैल्सी, ड्राफ्टर, ये सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती है। तो मेरे पास उस टाइम पे पैसे नहीं थे, तो मैंने इनको बोला कि यार कुछ किया जा सकता है, मुझे किसी से पैसे नहीं मांगने, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट भी हर्ट नहीं होना चाहिए, तो क्या किया जा सकता है। तो मेरी मम्मी जो मेस में काम करती थी, तो मैंने एक आइडिया लगाया। मैं बोला कि ना, मैं मम्मी को बोलता हूँ कि आप 10-15 टिफ़िन बना के मुझे दीजिए, बस आप मुझे हेल्प कीजिए कि ये बच्चों को दिलाने के लिए। तो इन्होंने सब बच्चों को कन्विंस किया था कि इसके पास आप टिफ़िन लगाइए। तो उस जो 15 टिफ़िन से मैंने जो पैसे कमाए थे, उससे मैंने मेरा पूरा यूनिफॉर्म, एप्रन वगैरह सारी चीज़ें खरीदी थी। इन लोगों का बहुत बड़ा रोल है। जब मैं LNT ज्वाइन किया तो वहाँ पे स्वप्नाली, भारती, स्नेहाली, इन लोगों का बहुत रोल रहा, विवेक। ये लोग ट्रैकिंग करते टाइम मुझे मिले थे, बट हमारी डिबेट होती थी इश्यूज़ पे। और स्वप्नाली ने मुझे बताया कि तुम्हारा जो इंक्लिनेशन है वो इस एरिया में ज़्यादा है, तुम यूपीएससी क्यों नहीं करते। तो जो स्पार्क जो बुझ गया था, जो होता है ना, वो फिर से उसने हवा दी उसको। जब मैंने छोड़ने का कोशिश किया, स्नेहाली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, फाइनेंशियली हो सब कुछ। जब मैं पुणे में था, प्रदीप मेरा रूम पार्टनर था, मुझे पूरा हेल्प उसने किया कि वो खाना बनाता था, मुझे बर्तन भी धोने नहीं देता था, बोलते नहीं तू पढ़ाई कर। तो मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ, वैभव ने मुझे बताया। तो दिल्ली में JHRC में सुल्ताना मुझे मिली। उसने तो लिटरली, ऐसा मैं बोलता हूँ कि उसने अडॉप्ट ही किया था मुझे। और मैं मतलब मजाक मजाक में माँ भी बोलता था उसको अपनी, कि हर एक चीज़ का ध्यान रखना। कि उसने बस ये देखा था कि ये बंदा ईमानदार है, ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है, सुबह उठ के लाइब्रेरी जा रहा है। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं
लाइब्रेरी साथ में आना हो, या फिर लाइब्रेरी में बैठ के हमारा जो ग्रुप था, बुद्ध भूषण मेरे साथ में था उस टाइम पे। सुल्ताना का बहुत बड़ा रोल रहा आने वाले 4-5 साल में। उसने मुझे मतलब निगेटिविटी नहीं आने दी किसी भी तरीके की। जब लास्ट अटेम्प्ट आया मेरा, सेकंड लास्ट अटेम्प्ट में, लास्ट ईयर मेरा, मैं कभी ब्रेक डाउन नहीं हुआ, बट लास्ट ईयर जब मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस हिल गया मेरा। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि अब क्या होगा मेरे साथ आगे, पता नहीं। तो उस टाइम पे मेरा एक पुराना दोस्त अमोल, वो मेरे लाइफ में आया। हम टच में थे, बट अमोल ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी मनोबल ज्वाइन करने की, और वहाँ पे मेरी जो पर्सनालिटी खिल के बाहर आई, जो पॉजिटिविटी मेरे लाइफ में आई, मैंने इसके बाद कभी निगेटिव नहीं सोचा। तो अमोल ने मुझे जो सहारा दिया उस टाइम पे, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे लोग हैं, महाजन सर, मिलिंद सर, इन लोगों ने मुझे भरोसा रखा कि मनोबल में मुझे उन्होंने जॉब दी, और मैं वहाँ पे काम करता रहा। दिव्यांग बच्चों के लिए मैं काम करता हूँ आज भी वहाँ पे उनको गाइड करना, उनका मेंटरशिप। और मैंने इस बार डिसाइड किया था कि ये पॉजिटिविटी की बात की नहीं यार, लाइफ में जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बट आज मैं इन दिव्यांग बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ, और उनके आशीर्वाद मुझे मिल रहे हैं। मेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा, ये थॉट दिमाग में आने लगा, एक पॉजिटिविटी लाइफ में आ गई। और ऐसा बोलते हैं ना कि आप अगर फूलों का व्यापार करते हैं ना, तो आपके हाथों को सुगंध कब लग जाती है आपको खुद का पता नहीं चलता। इन बच्चों के लिए काम करते करते इस बार मेरा प्री हो गया, मेंस निकल गया, इंटरव्यू में भी मैंने वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर लिया, एंड फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि ये वाले अटेम्प्ट में मेरे पापा आईसीयू में थे, और मैं नीचे बैठ के वो पेपर सॉल्व कर रहा था। पापा ऊपर आईसीयू में थे। 7 दिन ही मुझे मिले थे। 22 अप्रैल को लास्ट ईयर का इंटरव्यू का रिजल्ट आया था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो थोड़ा सा एक ब्रेकडाउन भी था। हम देखते हैं ना कि दुनिया में एक होता है सक्सेसफुल जो होता है इंसान, उसको बहुत लोग पूछते हैं, बट जब आप फेल हो जाते हो या फिर अनसक्सेसफुल हो जाते हो तो आप अकेले पड़ जाते हो फिर। तो आपके माध्यम से मैं इतना भी बताना चाहता हूँ कि वो लोग भी बहुत मेहनती होते हैं जिनका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत मेहनत करके वो इंटरव्यू दिया होता है। और अच्छा है कि गवर्नमेंट ने प्रतिभा सेतु नाम का एक पोर्टल शुरू किया। मुझे लगता है कि मुझे उनको भी अप्रिशिएट करना है, कि उनको भी एक मैसेज देना है आपके थ्रू कि आपने हिम्मत नहीं हारनी है, एक ना एक दिन आपके साथ भी बहुत अच्छा होगा। बस पॉजिटिव सोचते रहनिए और लोगों को हेल्प करते रहिए। जैसे मनोबल, अमोल, इन लोगों ने मुझे फिर से खड़ा किया, फिर से यहाँ तक पहुँचाया। मुझे लगता है ये सारे लोग हैं, ये मेरे लाइफ के हीरो है, इन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो ये मेरा जो सक्सेस है मेरा अकेले का नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूँ, मैं हमेशा कहता रहूँगा कि जब मैं कुछ नहीं था ये लोग साथ थे, अब जब कुछ बनूंगा यही लोग मेरे साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे। तो इजी वाले पॉडकास्ट में जितने लोग देख रहे हैं, हम अमोल की फ़ोटो भी डाल देंगे, और अगर जो काम आप लोगों ने किया अगर उसकी कुछ फ़ोटोज़ मिले वो भी डाल देंगे। बाबू भाई, ये तो मतलब अच्छे लोग हो गए। इस बीच 2 बदमाशों की भी बात कर लेते हैं। एक आसिफ हो गया और एक गौरेश हो गया। तो इन्होंने कितना भटकाने का काम किया था आपको रास्ते से? नहीं, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। देखिए, ये इन दोनों लोगों का क्या है ना कि मेरा नेगेटिव रिजल्ट जब भी आया है, इन्होंने मुझे फ़ोन करके मुझे इनकरेज किया है कि भाई तेरा होगा, हमें दिख रहा है तेरा नाम लिस्ट में, इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगले बार दे दे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बदमाश, मतलब इन्होंने मुझे कभी हारने नहीं दिया। और बहुत मतलब होता है ना, मैं जब दिल्ली आया, मुझे रहने का थोड़ा सा इशू था। गौरेश जब दिल्ली गवर्नमेंट में उसकी जॉब लग गया एज अ वेलफेयर ऑफिसर, तो वहाँ पे फ्लैट लेके वो रह रहा था दिलशाद गार्डन में। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने बोला यार HSC का अभी एंट्रेंस वगैरह को टाइम है, 2-3 महीना है, मेरे पास पैसों का भी बहुत इशू है, और प्रिपरेशन का टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, तो क्या कर सकते हैं? बोला एक काम कर सकते हैं कि तू बैग लेके आ जा और मैं तुझे रिसीव करने स्टेशन आ जाता हूँ। मैं आने मतलब HSC के एडमिशन के 2-3 महीने पहले मैं उसके घर में रहा। उस बंदे ने मुझे 1 रुपया खर्च नहीं करने दिया, मेरा पूरा खाने पीने का भी इंतज़ाम उसने किया, सब रहने का। तो मुझे लगता है कि ये लोग हैं, ये असली हीरो है, और ये सबके लाइफ में होता है, इनको रिकॉग्नाइज कोई नहीं करता। और मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इन लोगों को रिकॉग्नाइज करना चाहता हूँ कि नहीं, हमारा सिलेक्शन हमारा अकेले का नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का होता है। आज मेरे गाँव में मेरे पूरे गाँव वालों ने एक अपने बच्चे की तरह खुशी मनाई है गाँव में। उनको ऐसा लग रहा है कि उनका खुद का बेटा सिलेक्ट हुआ है, और वो इसलिए होता है कि लोग अपने आप को देखते हैं उसमें। कई बार ऐसा होता है कि हमें कॉन्ग्रेचुलेशन करने वाले लोगों को अपना रिजल्ट मेरे नाम के सामने दिख रहा है, उनको लग रहा है कि नहीं ये मेरा सिलेक्शन हुआ है। मैंने शुरू में जैसे बताया कि मुझे जितने मैसेजेस आए, कॉल्स आए, उसमें 90% लोगों का ये कहना है कि भाई ये पर्सनल फील हो रहा है, मुझे ये रिजल्ट मुझे पता नहीं क्यों अपना लग रहा है। तो यही मेरी असली जीत है, मुझे लगता है। रैंक और सर्विस वगैरह वो सब चीज़ें तो बाद में देखी जाएगी, बट
लोगों के लाइफ में खुशी का मौका मेरे वजह से गया। आई एम वेरी लकी फॉर दैट। वो तो कहने को उस तरीके से बोल रहे थे, बट गौरेश और आसिफ जब भी बात करते हैं वो हमेशा यही चाहते थे कि आपका सिलेक्शन हो, हाँ। और फाइनली सिलेक्शन भी हुआ। बापू भाई, आपसे एक इस चीज़ पे बात करते हैं हम कि जो एक चीज़ आपने बोली कि जितने लोग सिलेक्ट होते हैं उनकी कहानियां तो हर कोई सुनता है, हर कोई उनके बारे में बात करता है। कहीं ना कहीं एक मेजोरिटी तख्ता ऐसा भी रहता है जो सिलेक्ट नहीं होता। इनफैक्ट यूपीएससी में तो मेजोरिटी की कहानी यही है, वो सिलेक्ट नहीं होता है और वो आगे चल के अपना पर्पस खो देते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं, और कहीं ना कहीं जो अंदर का कन्विक्शन होता है कि मैं जीवन में कुछ कर सकता हूँ, वो भी खो देते हैं। तो आपकी कहानी तो प्रेरणा का स्रोत है ही, बट अगर उनको कुछ एक मैसेज देना हो तो आप अपनी तरफ से क्या दोगे उन कैंडिडेट्स को जो यूपीएससी के एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं लेकिन तैयारी मेहनत पूरी करी होती है? तो मैं ये मानता हूँ ना कि जो कैंडिडेट यूपीएससी की तैयारी करता है ना, वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन ही जाता है। प्रिपरेशन फेज में हम लोग बहुत ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, ग्राउंड रियलिटी से हम रूबरू हो जाते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है। और जो कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं होते हैं ना, वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग तो बने ही होते हैं, उसमें डाउट ही नहीं है, और उनके अंदर स्किल्स भी आई होती है। वो लाइफ में पक्का कुछ ना कुछ जिस फील्ड में जाएंगे उसमें वो बेस्ट करते हैं। इस पे मैंने देखे मेरे दोस्त, जिस फील्ड में वो गए, किसी ने बिजनेस शुरू किया, कोई मेंटरशिप कर रहा है। आज अमोल की अगर मैं बात करूं, अमोल यूपीएससी की तैयारी करता था, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, बट आज उसने दिव्यांग बच्चों का जो काम शुरू किया है मनोबल के थ्रू, महाजन सर के थ्रू, आज मैं प्राउड फील बता सकता हूँ कि मनोबल से जुड़े हुए 18 बच्चे सिलेक्ट हुए और उसमें अमोल का बहुत बड़ा रोल है। आप ये सोचो कि जो काम आपको करना है, जो पर्पज़ से आपने सिविल सर्विसेज स्टार्ट किया था, वो पर्पज़ फुलफिल करने का सिविल सर्विसेज एक मीन्स था। अगर वो नहीं मिला है तो किसी और मीन्स के थ्रू भी वो काम किया जा सकता है। और मैं इतना भरोसा रखता हूँ ना कि उन लोगों की मेहनत पे मुझे पूरा भरोसा है कि सच में उनका अप्रिसिएशन होना ज़रूरी है। उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखनी ज़रूरी है कि किस तरीके से उन्होंने अपने फेलियर्स को, अपने सेटबैक्स को हैंडल किया, कैसे वो अपने दुख को दबा के रख के खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, जिस फील्ड में जा रहे हैं उसमें बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनका अप्रिसिएशन, उनका रिकग्निशन बहुत ज़रूरी है। और उनको मैं एक ही मैसेज दूंगा कि लाइफ में गिव अप नहीं करना है। जिस फील्ड में भी आप जाओगे ना, उसमें आप बेस्ट कीजिए और आप पक्का बेस्ट करेंगे। मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ, मैं नहीं बता सकता कि आप बेस्ट करना वगैरह। वो खुद से बेस्ट है, क्योंकि वो आप सोचो राहुल जी कि एक दोस्त है जिसने इंटरव्यू दिया था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसने पहला फ़ोन मुझे किया और मुझे बधाई दी। कितना करेज चाहिए होता है, आप किसी और के खुशी में खुशियाँ मनाते हो, जब आपके ऊपर एक थोड़ा मतलब बहुत बड़ा ही एक दुख होता है कि आपने भी होप किया होता है। बहुत लंबा प्रोसेस है, 1.5 साल लगता है इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में, प्री मेंस इंटरव्यू, और देखते देखते साल कैसे आगे चले जाते हैं पता नहीं चलता। हमें लगता है कि नहीं अगला अगले अटेम्प्ट, बट उसमें 3 4 5 6 साल कैसे चले जाते हैं आपको नहीं पता चलता। तो इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि इन लोगों को रिकग्निशन करना, जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, जिन्होंने मेंस लिखा है, और उनका हौसला बढ़ाना भी, ये हमारी एज अ सोसाइटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उनको किसी ने कमी नहीं लिखना चाहिए, किसी ने उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कई बार होता है, बहुत सारे लोग गांव में वगैरह उनको मजाक उड़ाते हैं, या फिर मैं भी उस फेज से गया हूँ, लास्ट ईयर मैंने भी फेस किया है उस चीज़ को, कि कैसे आपको फ़ोन करके आपको चिढ़ाया जाता है। ठीक है, इट्स ओके, एक ना एक दिन ऐसा आता है कि समय बदल जाता है। जैसे किसी एक वीडियो में मैंने देखा था, मनोज वाजपेयी जी की माँ ने उनको बोला था कि कचरे के डिब्बे का भी जगह चेंज हो जाता है, हम तो इंसान हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो फेल्योर इज़ अ वेरी बिग वर्ड, मैं और क्रूअल वर्ड, तो मैं फेल्योर ये वर्ड यूज़ ही नहीं करना चाहूँगा। आपने बस एक एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं की है, आप फेल नहीं हो, आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। आपने इतना बड़ा सिलेबस पढ़ा है, आप अच्छे इंसान बन के बाहर निकले हो, आपकी सोच में इतना सुधार है, आप हर चीज़ को कंपैशनेटली देख रहे हो, हर चीज़ में आपका एक पैशन दिखता है, हर काम करते टाइम आप ग्राउंड रियलिटी से वैल्यू बेस्ड डिसीजन आप लेते हो, फैक्चुअल डिसीजन लेते हो, आपके डिसीजंस में ऑब्जेक्टिविटी है, उससे ज़्यादा क्या चाहिए लाइफ में। मुझे लगता है कि दे आर मोस्ट सक्सेसफुल पीपल। बापू भाई, अब एक बार ही आते हैं सर्विसेज के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जो सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो जितना हम लोगों ने देखा है, हम लोग भी कैंडिडेट से मिले हैं, दोस्त लोग भी हैं, तो सबके अपने अपने मोटिवेशन होते हैं। तो यहाँ पे मैं समझना चाहूँगा कि जो यूपीएससी है या जो सिविल सर्विसेज है, अगर आपको बताना पड़े आपके लिए इन सर्विसेज का मतलब क्या है, या जो आप समझते हो कि आप जाके कंट्रीब्यूट करोगे, उससे आप क्या समझते हो, या आपकी परिभाषा क्या है, तो उस पर आप क्या कहोगे? मेरे पापा मुझे हमेशा बोला करते थे कि 1000 लोग मिलके जो काम नहीं कर सकते हैं, वो एक ईमानदार अधिकारी उसके एक साइन से कर सकता है, उसके अपने डिसीजन से कर सकता है।
और जहाँ तक ये सर्विसेज की बात है, आप देखिए पहला वर्ड इंडियन होता है और आखिरी वर्ड सर्विसेज है। बीच में जो भी है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इंडियन मतलब जो हमें यूनाइट करके रखता है, और सर्विसेज मतलब सेवा भाव, वेलफेयर स्टेट हमें अगर बनाना है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन, मोरालिटी और उस सारी चीज़ों की बात करें, तो सर्विसेज मतलब क्या, गांधीयन तलिस्मान हमने सबने पढ़ा होता है कि लास्ट मैन स्टैंडिंग इन द लास्ट रो, अगर उसका बेनिफिट हो रहा है मेरे किसी भी डिसीजन से, दैट इज़ द सर्विस, और उसी में एक्चुअली सर्विस ऑफ द गॉड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखता हूँ कि बहुत सारे लाइफ में चेंज ला सकते हैं हम लोग, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। आप बहुत सारे लोगों का मोटिवेशन बन सकते हो, बहुत सारे लोगों को जस्टिस दिलाने में हेल्प कर सकते हो, और ये आपको एम्पावर करता है। तो मुझे लगता है कि आपने वैल्यू बेस्ड डिसीजंस लेने चाहिए और वैल्यूज से अटैच रहना चाहिए। हमारे कोर वैल्यूज जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जैसी वैल्यू है, हमारे जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं उनकी चरित्र पढ़ के उन्होंने जो मैसेज दिए, कैसे उन्होंने सब गिव अप करके काम किया, समाज के उत्थान के लिए काम किया, मुझे लगता है कि बहुत सारा काम आप कर सकते हो इस चीज़ से। तो मैं इसको एक एज एन अपॉर्चुनिटी देखता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इससे कम से कम एक ऐसा मेरे हाथों से काम हो जाए कि लोगों के आंसू में पहुँच सकूँ। बापू साहब, मैं आपके मतलब जब बात भी हम लोग कर रहे थे तो बाबा साहेब अम्बेडकर हो गए और छत्रपति शिवाजी महाराज जी हो गए। इन दोनों के लाइफ से कहीं न कहीं आपने शुरू में भी इस पॉडकास्ट की बातचीत में कहा था कि आप बहुत प्रभावित हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों की एक-एक क्वालिटी या दोनों का एक-एक कैरेक्टर जिसने आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, तो वो आप क्या कहोगे उस चीज़ पे? छत्रपति शिवाजी महाराज, जो मैं उनको अपना प्रेरणा स्रोत समझता हूँ, उन्होंने अपने लाइफ में कभी गिव अप नहीं किया। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए उनके लाइफ में, बट उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। उनका विजन था, और वो एक वेलफेयर स्टेट पे बिलीव करते थे, सबको साथ में लेके चलते थे, सबके लिए उन्होंने काम किया, कभी भेदभाव नहीं किया उन्होंने। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उनका तो मतलब जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, कि कोई भी अपॉर्चुनिटी उनके सामने नहीं थी, फिर भी उन्होंने एजुकेशन को चुना, और उन्होंने एजुकेशन पेन के थ्रू रिफॉर्म लेके आए। कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने इंडिया को दिया जो दुनिया में सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। और जब उनको क्लासरूम में बैठने की भी इजाज़त नहीं थी, आप सोचो कि आउट ऑफ लाइक क्लासरूम से बाहर से लेकर पार्लियामेंट के अंदर तक का उनका जो जर्नी है, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन हो गए, वो जो विजन उनका, तो मुझे लगता है कि कॉमन इन दोनों लीडर्स में यही है कि उनके विजन और लोगों को साथ में लेके चलना, लोगों के लिए काम करना, सर्विस। तो बापू, अभी आप सर्विसेज में जाओगे, अगर मैं इन जनरल पूछूं, रिगार्डलेस कि आप आईएएस आईपीएस किस सर्विसेज में जा रहे हो, अगर भारत देश को मैं देखूं और मैं पूछूं कि सबसे बड़ा चैलेंज जो आप अपनी नज़र से देखते हो, तो आप किस चीज़ को बोलोगे कि ये भारत के लिए अगला सबसे बड़ा चैलेंज है? से बहुत सारे चैलेंजेस आज के डेट में हम देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, साइबर थ्रेट्स वगैरह वो तो है ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ही। बट अगर हम ग्राउंड लेवल की बात करें, और मैं अपने एक्सपीरियंसेस की अगर बात करूँ, जो मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, हमारे इंडिया में सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो एक्सेसिबिलिटी का है, एंड एंट्री लेवल बैरियर्स है। अगर आप किसी को अपॉर्चुनिटी दे तो क्या कमाल हो सकता है, आपने देखा है। सही है। और मुझे ऐसा लगता है कि बस ये अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, हमारी बहनों को मिलनी चाहिए, भाइयों को मिलनी चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। उनकी पढ़ाई में कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पे आपके माध्यम से बहुत सारे पेरेंट्स को भी बोलूँगा कि अपनी बेटियों को भी आप पढ़ाइए। उनका एजुकेशन रुक जाता है कई बार, ऐसा गाँव में, अगर रूरल एरियाज में आप देखेंगे 10वीं के बाद एक्सेसिबिलिटी नहीं है, कॉलेज नहीं होते गाँव में, तो जहाँ तक कॉलेज स्कूल है तो वहीं तक उनकी पढ़ाई होती है। तो हमने उनको एम्पावर करना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए। अगर आप किसी को एजुकेशन देते हो ना, उसकी लाइफ में रिफॉर्म आएगा। अगर आप मुझे पूछोगे कि आप कोई सामने, आपके सामने कोई एक बंदा बैठा है या बंदी बैठी है, उसको आप क्या देना चाहते हो, मैं उसको पेन पेपर दूंगा, नोटबुक दूंगा, रादर देन गिविंग एनी टूल टू वर्क। तो उस पेन पेपर से वो पक्का रिफॉर्म लेके आएंगे। पर सच में एजुकेशन में बहुत पावरफुल होते हैं। मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि एक ज़माना ऐसा था कि हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, आज मैं आपके सामने यहाँ पे दिल्ली में आके यहाँ पे बैठा हूँ। तो ये बस एजुकेशन की वजह से सक्सेसफुल मतलब हो पाया हूँ मैं। तो बापू, इसमें एक चीज़ और बताना, मतलब जितने लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि हम पिक्चरों में भी देखते हैं, चलो उनका मतलब वास्तविकता से इतना डायरेक्ट लेना देना नहीं रहता है। ऐसा कहते हैं कि यार चलो, अकेला जोश है, क्या ही करेगा, एक अकेला क्या ही करेगा। लेकिन आपसे बात करके और जहाँ तक मेरा भी यकीन ये कहता है कि अगर किसी एक व्यक्ति में इच्छा शक्ति हो चीज़ों को बदलने की, तो बदल सकते। मेरे जैसे बहुत सारे हज़ारों लोग हैं जो बहुत अच्छे सोच रखते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे हिडन हीरोज़ हैं, हमारे अनसंग हीरोज़ हैं, जो नहीं आना चाहते सामने, बट काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। लोगों को पढ़ाते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं,
एजुकेशन में काम कर रहे हैं, हेल्थ में काम कर रहे हैं, दिव्यांग बच्चों के लिए, अनाथों के लिए काम कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर्स के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं है ऐसे लोग, हमें बस दिख नहीं रहे वो। और वो पॉजिटिव एनर्जी हमारे आसपास होती है, हमें वो फील करनी चाहिए होती है। और वो फील एक बार हो गई ना, तो आपके हाथ से कभी गलत काम नहीं होगा। ये मैं मानता हूँ, ये मेरा बिलीफ सिस्टम है। मैं मानता हूँ कि दुनिया अच्छे लोगों से भरी पड़ी है, और अगर आप अच्छे हो, आपको अच्छे लोग मिलेंगे। और फिर वो मेरे ख्याल से एक साइकिल एक चालू हो साइकिल जाती चालू हो है। जाती है। आप अच्छा काम करना स्टार्ट करो, देखना कितने अच्छे लोग जुड़ जाएंगे आपसे। अननोन लोग आएंगे, आपसे जुड़ जाएंगे, आपकी खुशी में खुशी मनाएंगे, आपको हेल्प करेंगे। हम मनोबल में आके देख रहे हैं ना कि लोग मनोबल में आते हैं, हमसे जुड़ जाते हैं। कितने लोग जुड़ गए हमसे जो नहीं जानते थे हमें, वो बच्चों को मेंटरशिप देने के लिए तैयार है, कोई बुक्स देने के लिए तैयार है, एक्सेसिबल मटेरियल देते हैं। हमारे यहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं, उनको आके पढ़ाते हैं। अभी एक टीचर आके गए, उन्होंने उनको, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स थे, उनको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कंडक्ट कराया। तो जुड़ गए ना लोग। ये कहाँ से, ये अच्छे लोग ही तो है। बापू आपसे तो मतलब बातें तो हम करते ही रहेंगे और भी करते रहेंगे, लेकिन मेरे को एक जो चेंज मैं चाहता हूँ हो, और जो मुझे दिख भी रहा है होता हुआ, कि आपकी कहानी जितने ज़्यादा लोगों में जाएगी, ये जो साइकिल की हम बात कर रहे हैं, पॉजिटिव साइकिल की बात कर रहे हैं, और भी वो फैलती चली जाएगी। और बापू बहुत ही अच्छा लगा, आप आए, हमसे मिले, बात करी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बेस्ट विशेस। जिस मिशन पे आप निकले हो, उस मिशन में आप ज़रूर सफल हो, और आपको अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट। और कहानी मतलब इस कहानी के बारे में मैं चाहूँगा मेरे से ज़्यादा जितने लोगों ने सुना है वो बताएं कि उनको ये कहानी कैसी लगी। ज़रूर ज़रूर, मुझे लगता है कि एक नई जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है, और बहुत सारे लोगों के आशीर्वाद मेरे साथ में है, समानता हूँ, पॉजिटिव एनर्जी मेरे साथ में समानता हूँ। और मैं प्रे करूँगा कि हमेशा अच्छा ही काम मेरे हाथ से हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बापू। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ बापू साहब। इसमें आशा करने या एक्सपेक्ट करने की तो कोई बात नहीं है, मतलब मैं तो श्योर हूँ कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। और यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एक नेक्सस ऑफ गुड, जिसको हम कहते हैं, अच्छे लोगों का एक ग्रुप बने, और हमारे देश में समाज के लिए चीज़ें बेहतर हो। बापू जैसे और भी लोग हमारे देश में आए, हमारे समाज में आए, इसी कामना के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।